नरेंद्र मोदी करीबन काफ़ी आगे चलकर आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि मेरा नाम क्या है। और हमेशा से ये लगता था कि मैं तो आईआईटी का भी नहीं हूँ, मैं तो इतना टॉपर भी नहीं रहा हूँ। 10th क्लास में मेरी 90% भी नहीं आई थी, तो मैं क्या वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी में जा सकता हूँ। टाटा की स्कॉलरशिप मिली मुझे। वहाँ की यूएस की एक लड़की ने बोला था कि जस्ट बिकॉज तुम्हें मैथ्स बेटर आता है, इसका मतलब ये नहीं है तुम अपना ज़्यादा। मेरे लिए गर्व की बात है कि मैंने एक ऐसे इंसान के साथ काम किया जो देश के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में इकोनॉमिक पॉलिसीज को शेप देगा। नमस्ते, मेरा नाम है दिवाकर जुरानी। मैं राजस्थान के जयपुर से आता हूँ। जयपुर में मेरा जन्म एक बहुत ही एवरेज फैमिली में हुआ। माँ बाप दोनों बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे थे, तो बचपन से पढ़ाई लिखाई की तरफ झुकाव रहा। पर जैसे-जैसे बड़े होते गए भारत में बहुत ही बाकी लड़कों की तरह इवन आई वाज़ अ पर्सन हू वाज़ फिक्सेटेड कि क्या करना चाहिए आगे, सोच थी। पापा इंजीनियर हैं, तो लगा कि इंजीनियरिंग के बाद ही नौकरी मिलना आसान रहता है, और तब ऐसा सोचते हैं कि बड़ा होकर नासा में ऐसे इंजीनियर बनेंगे जो सीधा स्पेस स्टेशन में जाएँगे। बट ऑब्वियसली आईआईटी जितना प्रॉब्ली मेरे अंदर इंटेलेक्ट नहीं था, तो मैं इतने स्कोरिंग के हिसाब से एक कॉलेज में गया जिसका नाम था पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, आजकल उसे एनर्जी यूनिवर्सिटी। आजकल काफ़ी अच्छा कॉलेज हो गया है, पर मेरे टाइम पे वो पहला बैच था। मेरी कॉलेज का इनॉग्रेशन था, और उसमें क्योंकि मेरे कॉलेज का जो फाउंडर्स थे उसमें अभी के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, तब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो तब वो आए थे। साथ में हमारे यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट मुकेश अंबानी भी थे। तो जनरली ऐसा होता है कि एक जब बड़े लोग आते हैं तो लैब्स और लाइब्रेरीज को भर दिया जाता है बच्चों से कि दिखे कि सब पढ़ रहे हैं। तो मैं जब खड़ा था, तो कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि पूरे लैब के भरे में करीबन 200-250 लोग होंगे, उसमें नरेंद्र मोदी करीबन काफ़ी आगे चलकर आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि मेरा नाम क्या है, मेरे बारे में मुझसे करीबन 5-7 मिनट बातें करते हैं। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट था मेरी लाइफ में, क्योंकि तब एक ऐसा स्पार्क जनरेट हुआ कि जो ऑलरेडी मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में, बट उससे और क्यूरियोसिटी जागी। कॉलेज आगे बढ़ा। यूनिवर्सिटी में मैं कोई टॉपर या ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ही एक एवरेज स्टूडेंट था। उसमें परंतु ऐसा था कि हमेशा से कुछ ज़्यादा करने की इच्छा थी, अपने एबिलिटी से और आगे बढ़ने की इच्छा थी। इंजीनियरिंग में एक और फ़ायदा ये था कि ये पता चला कि मैं इंजीनियरिंग के लिए नहीं बना हूँ। उन 4 सालों में ये रियलाइज़ेशन होता है कि आप और चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। उस समय लगने लगा कि क्योंकि नौकरी करनी थी, आत्मनिर्भरता की तरफ और आगे बढ़ना था। तो नौकरी करी। परंतु माइंड में आई started getting more changes as to what I want to do. The idea of dreaming big started seeping more in my mind. कई लोगों के बारे में पढ़ा, जैसे एक व्यक्ति जिनका नाम लूंगा वो थे अरुण शौरी, जो बाद में इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर बने, टेलीकॉम मिनिस्टर भी थे। उन्होंने मैक्सवेल स्कूल जो कि यूएस में है, वहाँ से पीएचडी किया था। और फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक में नौकरी करके इंडिया में इंडियन एक्सप्रेस में काम किया, और बहुत मतलब लाइफ में उनसे बहुत सीखने को मिला है। पर वो एक एक सोर्स बने कि हाँ, बाहर जाकर भी कुछ किया जा सकता है। तो उस समय कई सारे यूनिवर्सिटीज़ का नाम आया, और हमेशा से ये लगता था कि मैं तो आईआईटी का भी नहीं हूँ, मैं तो इतना टॉपर भी नहीं रहा हूँ। 10th क्लास में मेरी 90% भी नहीं आई थी, तो मैं क्या वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी में जा सकता हूँ? और अगर जा सकता हूँ तो इतना पैसा कहाँ से लाऊँगा कि उसका फंडिंग कर पाऊँगा? तो ये सवाल मन में रहते थे, पर जैसा मैंने कहा अंडरग्रेड यूनिवर्सिटी में सीख लिया था कि कोई भी चैलेंज है उसको पार करेंगे। तो और रिसर्च करना शुरू किया। अल्टीमेटली मैंने करीबन 6 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, जिनमें से हार्वर्ड भी थी, प्रिंसटन भी थी, फ्लेचर स्कूल जो टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में जिसमें मैंने पढ़ाई करी वो भी था। कई 6 जानी-मानी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया। जीआरई के लिए भी खुद से पढ़ाई करी। आई थिंक वो एक और एक्सप्लोरेशन का फेज़ होता है कि आप कैसे खुद के बल पे
आप पढ़ाई करते हैं। एक और जो चीज़ मैंने करी, देखिए उस समय जब आप यूनिवर्सिटी में जा रहे होते हैं, तब कई सारे लगता है कि अपना रिज्यूमे और बेटर कैसे बनाएँ। आफ्टर ऑल एक स्मॉल sort of average student, how does he become so good that a top university accepts him? So you start building your resume. One of the things that I started doing was pursue a course in Gandhian studies. तो मैंने एक कोर्स किया और आई थिंक वो कोर्स मोर देन एनीथिंग चेंज द वे आई स्टार्टेड थिंकिंग इन लाइफ। मतलब आज की डेट में आई नो गांधी जी थोड़े से आउटडेटेड हो गए हैं, बट मेरे को पर्सनली लगता है उस समय एक और मूवी भी आया था, लगे रहो मुन्ना भाई। तो वो मूवी प्लस जो मैंने पढ़ाई करी, दोनों ने एक माइंड को ऐसा डायरेक्शन दिया कि आइडियलिज्म की तरफ और कदम आगे बढ़ाया। उस समय फिर ये कोर्स करने के बाद जब मैंने अप्लाई किया, मेरे को पता नहीं था कैसे, मैं भी लोन के लिए ढूंढ रहा था कि क्या लोन लेना पड़ेगा, उसके लिए कितना लोन, उसका इंटरेस्ट चुकाना। एक जो चीज़ मेरे मन में हमेशा से थी कि अगर आप लोन लेंगे तो 2 साल पढ़ाई में आपका ज़्यादातर समय नौकरी ढूंढने में जाएगा, क्योंकि अगर आपको मास्टर्स के बाद नौकरी नहीं मिली, वो भी बाहर फॉरेन कंट्री में, तो वो लोन चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप इंडिया आते हैं। बट देखिए मेहनत कहीं ना कहीं और सही नियत प्रॉबेबली थी, तो उसने मदद की। तब मैंने अप्लाई किया तो 6 में से 2 यूनिवर्सिटीज़ ने, मतलब मेरा एडमिशन तो 4 में हुआ था, बट 2 यूनिवर्सिटीज़ ने मुझे काफ़ी अच्छा स्कॉलरशिप पैकेज दिया। जो ये टफ्ट्स फ्लेचर स्कूल था, इसने मुझे ऑलमोस्ट पूरा ट्यूशन दिया। और एक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास जो ऑस्टिन में, उन्होंने तो ट्यूशन प्लस स्टाइपेंड भी दिया था। मुझे एक अच्छी बात ये हुई कि टाटा की स्कॉलरशिप मिली। उन्होंने मुझे पार्ट लोन पार्ट गिफ्ट दिया। उस कारण से मेरे को ऑलमोस्ट ज़ीरो एक्सटर्नल लोन के कारण बॉस्टन में पढ़ाई करने का मौका मिला। बॉस्टन को चुनने की एक और वजह ये थी कि वहाँ पे आप जब मेरे स्कूल में मास्टर्स करते हैं तो यू कैन ईजिली टेक कोर्सेज इन हार्वर्ड एंड MIT। सो एज अ स्टूडेंट ऑफ फ्लेचर यू कैन एनरोल इन MIT और हार्वर्ड टू टेक कोर्सेज दैट इंटरेस्ट यू, एंड वाइस वर्सा, जो वहाँ पढ़ते हैं वो भी कर सकते हैं। तो मैंने पहले साल तो ज़्यादातर कोर्सेज एनर्जी और पेट्रोलियम इस सब से रिलेटेड लिए, क्योंकि देखिए माइंडसेट वही रहता है कि आपको नौकरी चाहिए। बट आई थिंक पहले साल के बाद, क्योंकि मैंने इंटर्नशिप भारत में आके नीति आयोग तब बना था, उसमें किया। और उस समय अगर लोगों को ध्यान हो, 2016 में ब्रेग्जिट हुआ था, दैट इज ब्रिटेन ने सोचा था कि हम EU यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करेंगे, तो उनको एक वॉलंटियर चाहिए था इंटर्न्स में से, जो कि वो पेपर लिखे प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के लिए। तो मैंने कहा हाँ मैं लिखूंगा, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है। आता कुछ भी नहीं था इकोनॉमिक्स बस 11th-12th में पढ़ी थी। बट देखिए अगेन वही चीज़ कि आपने अगर मन में लगता है कि आप कर लेंगे, वो कॉन्फिडेंस है, तो आगे चलकर चीज़ों को हैंडल करना आसान हो जाता है। वो अच्छा रहा। उसके बाद जब मैं वापस मास्टर्स करने गया, तो आई थिंक एक जो चीज़ हुई, मैंने ज़्यादातर कोर्सेज इकोनॉमिक्स में लिए क्योंकि इंटरेस्ट जाग गया था। ये अब चीज़ लगने लगी थी कि आती भी है, समाज के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, और ओवरऑल मेरे स्ट्रेंथ एरिया में भी थी। तो सेकेंड ईयर से सारे ऐसे कोर्सेज लिए जो इकोनॉमिक्स में थे, हार्वर्ड के ग्रेजुएट स्कूल में लिए, फ्लेचर में लिए, और बहुत एक एक पैशन डेवलप हो गया। सेकेंड ईयर में ज़्यादातर कोर्सेज इकोनॉमिक्स में लिए, और उसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। कई बड़े दिग्गज प्रोफेसर का भी सीख मिली। मुझे याद है एक प्रोफेसर मार्टी फेल्डस्टाइन थे, जो रोनाल्ड रीगन के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे, वो मुझे पब्लिक इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। तो बहुत ही एक किस्मत अच्छी रही कि ऐसे कोर्सेज चुने जिन्होंने सीख का मौका दिया। इनफैक्ट तब मुझे याद है हम लोग का जो किचन होता था, मैं जब हॉस्टल में रहता था तो वो कॉमन किचन होता था, तो मैं ऐसा कोशिश करता था कि सुबह 5 बजे उठ के अपने खाना बना लूँ, ताकि कम से कम लोगों को के साथ खाना ना बनाना पड़े, क्योंकि कुकर की जब सीटी बजती है तो ऐसा थोड़ा ऑड लगता है, सब मिक्स स्टूडेंट होते हैं। तो उस समय मैं साथ में मिल्टन फ्रीडमैन के लेक्चर सुनने लगा, जो कि एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट है। और उससे ये सीख मिली कि आपको लाइफ में जब कोई चीज़ इंटरेस्ट की आप पढ़ते हैं, और एट द सेम टाइम आप बिना पढ़ाई के टाइम पे भी उस चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो एक अलग ही मज़ा आने लगता है, आप जो भी चीज़ करते हैं।
कॉलेज की ओवरऑल ज़िंदगी का अगर बात करूँ तो बहुत ही आई वुड से इट वाज़ अ वेरी गुड राइड। बहुत डाइवर्सिटी थी इन टर्म्स ऑफ द एक्सपीरियंसेस आई हैड। और क्योंकि आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो ऐसे जॉब्स करने का भी मौका मिला जिसमें आप हेटी के कुछ लोग थे जो कि बर्तन साफ करते थे, कोई लोग मीडिया हाउस में सेटअप करते थे बेसिक चीज़ें। तो आई थिंक मेरे को एक जो फ़ायदा मिला वो ये था कि इतने डाइवर्स लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, सबसे सीख मिली। जो लोग ऊँची पोज़ीशन पे उनसे भी सीख मिली, जो लोग सो कॉल्ड बेसिक काम करते हैं, ऑल्दो मेरे हिसाब से सब बराबर काम करते हैं, बट उनसे भी कुछ सीखने को मिला। और आई थिंक ये 2-3 चीज़ें कॉलेज में जो मास्टर्स के टाइम थी, उन्होंने मुझे एक नई दिशा दी सोचने की कि किस तरीके से ह्यूमन डिग्निटी, ओवरऑल पैशन जो आप करना चाहते हैं लाइफ में, उसका क्या आप किस तरीके से सबको एक तरीके से ला सकते हैं। अब मास्टर्स खत्म होने लगा, अगला सोच ये था कि क्या नौकरी करनी है। जब मैं जा रहा था मुझे याद है मास्टर्स से पहले तो मेरे पेरेंट्स पूछते थे कि ये पब्लिक पॉलिसी और ये सब इकोनॉमिक्स तो पढ़ रहे हो, तुम्हारी नौकरी किधर लगेगी? तुम तो मतलब कहाँ जा रहे हो आगे? ये सवाल आई थिंक बहुत लोगों के मन में आते हैं, स्पेशली फॉर डिग्रीज व्हिच आर वेरी आई वुड से अनकन्वेंशनल इन नेचर, लाइक पॉलिसी और इकोनॉमिक्स। अ, तो उसमें घर वालों को तो ये बोल देते थे कि देखिए यूनाइटेड नेशन में लग सकती है, वर्ल्ड बैंक में लग सकती है, बट सिचुएशन टफ होती है। आप अगर आज वर्ल्ड बैंक में देखेंगे तो इतने हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि उनका कंट्री का कोटा होता है, तो अगर आप हिंदुस्तानी है, मेल है, तो इतना आसान नहीं है ऐसी जगहों पे नौकरी लगना, वो भी परमानेंट। कॉन्ट्रैक्चुअल रोल फिर भी कई बार लग जाता है। पर देखिए एक जो मेरे साथ फ़ायदा हुआ वो ये था कि मेरे को स्कॉलरशिप मिला, और उस स्कॉलरशिप के कारण मेरे पास रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा थी। मैं ज़्यादा जोखिम ले सकता था अपने पीयर से, जिनको प्रॉब्ली लोन चुकाने के लिए वहीं नौकरी करनी पड़ती। अ, देखिए एक और चीज़ जो मैंने सीखी, दैट इफ़ फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव वाली बात है। आप अगर मेहनत करते हैं तो किस्मत आपका साथ कहीं न कहीं देती रहती है। तो उसके बाद ये हुआ 2017 में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का अनाउंसमेंट किया। उसमें वो काउंसिल डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंडर एग्जिस्ट करती थी। आप अगर जानते हो सी रंगराजन जो कि आरबीआई गवर्नर भी थे एक टाइम पे, उसके हेड होते थे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो काउंसिल बनाई नहीं थी, दो करीबन 3 साल बाद वो अनाउंस करी। और अगेन देखिए किस्मत अच्छी रहती है तो आपको आप मेहनत करते हो तो किस्मत आपका साथ देती रहती है। कोइंसिडेंटली जो मेरे मेंटर थे ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप नीति आयोग में, उनको उस काउंसिल का चेयरमैन बना दिया गया। सो जो प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी के काउंसिल के चेयरमैन थे डॉक्टर विवेक देबरॉय, ही बिकेम द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। ही वाज अर्लियर अ मेंबर ऑफ नीति आयोग, सो आई वर्कड विद हिम देन। उसमें फ़ायदा ये हुआ कि देखिए जब मास्टर्स ख़त्म कर ली तो मुझे एक सोलर एनर्जी कंपनी में बॉस्टन में ही काम करने का मौका मिला था। पर देखिए अब मैं एक तरफ तो यहाँ पे इंडिया में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, फिर सोचा कि अगर बॉस्टन में भी प्राइवेट कंपनी में ही काम करना है तो ये मास्टर्स का फ़ायदा क्या हुआ? सिर्फ़ रुपए की जगह डॉलर में कमाएँगे। मेरे को लगता है कि मेरी कभी ऐसे मानसिक स्थिति थी नहीं कि आई शुड ओनली थिंक अबाउट अर्निंग मनी इन डॉलर्स और समथिंग। तो मुझे अ, मैंने डॉक्टर देबरॉय को ऐसे ही बहुत ही रैंडमली एक दिन ईमेल किया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस आप बने, बड़े गर्व की बात है, और मुझे मेरे लिए गर्व की बात है कि मैंने एक ऐसे इंसान के साथ काम किया जो देश के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में इकोनॉमिक पॉलिसीज को शेप देगा। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही लिखा कि क्यों ना तुम वापस आके हमारे साथ ही काम करो। तो थॉट तो बहुत अच्छा था। बहुत सारे लोग जब मास्टर्स कर के लिए एसओपीज़ लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, तो उसमें यही लिखते हैं कि हम एक दिन जाके देश के लिए काम करेंगे, पॉलिसीज़ अगर आप टेक्निकल कर रहे हो तो देश के लिए उस तरीके से करेंगे, नॉन टेक्निकल कर रहे हो तो कुछ कुछ ऐसा ही ज़्यादातर लोग लिखते हैं कि वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाना है। मेरे पास एक्चुअली मौका मिला मुझे ये करने का। और आई थिंक मेहनत प्लस अच्छी किस्मत दोनों दोनों का साथ था। तो उस समय एक चैलेंज था। जब ये बात मैंने अपने घर पे डिस्कस करी अपने पेरेंट्स से, तो देखिए कोई भी पेरेंट्स वो लोग मेरा भला ही चाहते हैं। उनका सबसे पहला सवाल यही था कि सरकार में तुम आ तो रहे हो, तुम्हें
तनख्वाह सैलरी ठीक मिलेगी कि नहीं। मतलब आज की डेट में मुझे कोई शर्म नहीं आती कि जब मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया था, तो मुझे जितनी सैलरी मिलती थी उससे ऑलमोस्ट आधी सैलरी मुझे मास्टर्स के बाद ऑफर हुई। मुझे कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो बल्कि गर्व की बात है। मुझे तब करीबन 60,000 रुपये पर महीने की सैलरी ऑफर हुई, जिसमें से 10% टीडीएस कट जाता तो 54,000 अकाउंट में महीने में आते थे मास्टर्स के बाद, और 4 साल वर्क एक्सपीरियंस के बाद। पर मुझे लगता है कि वो जो काम था, वो मैंने उसी काम के लिए अपने इतनी मेहनत करी थी, उसी काम के लिए मैंने अपना पूरी लगन से, उसी काम के लिए मेरा पैशन था। तो आई थिंक उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, प्लस दी फैक्टर कि मैं आत्मनिर्भर था फाइनेंशियली, और मेरे पास कोई लोन चुकाने का बोझ नहीं था कंधों पे। So that overall, nudged me to take that call and come back to India. तब सब स्वदेश भी देखते हैं तो सबको लगता है कि एक दिन इंडिया वापस आएंगे। आई थिंक मेरे लिए एक वो फैक्टर था जब मैं इंडिया वापस आ पाया। ये बात है जनवरी 2018 की। प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में स्टार्ट किया काम, और जो काम किया, मुझे लगता है कि मैं 2 साल था वहाँ पे। मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा सीख का, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट का काम मैं उस एज में नहीं सोच सकता था। जब मैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में आया तो मेरे को लिखने का बड़ा मौका मिला, न्यूज़पेपर में काफ़ी लिखने का मौका मिलता था। उसके बाद आप सोचिए, उस दौरान सिर्फ 2 साल में मैंने डॉक्टर देबरॉय, जो कि एक भारत के वन ऑफ द प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं, उनके साथ एक बुक को ऑथर करी, वो पब्लिश भी हो गई थी। और उसके बाद मैंने ब्रिटिश हाई कमीशन में काम किया। आज मैं मेटा, जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को ओन करता है, उसमें काम करता हूँ। और देखिए, एक इंजीनियर जिसने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करी थी, एक पेट्रोलियम कंपनी में काम किया था, पब्लिक पॉलिसी और इकोनॉमिक्स में काम किया था। आज का मेरा काम अगर मैं बताऊं तो मैं इंडिया, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, इन सब के इलेक्शंस का प्रोग्राम मैनेजमेंट करता हूं, जिससे ये पता लगता है कि फेसबुक को कैसे इन क्रिटिकल टाइम्स में सेफ रखा जाए, कम से कम लोगों को फेक न्यूज़ दिखे। तो देखिए, ओवरऑल जो एक सोच थी इंजीनियरिंग में आपके 20s में, कि आप समाज के लिए कुछ ऐसा करेंगे जो कि कंट्रीब्यूट कर सके, वो कुछ हद तक आप उस डायरेक्शन में। एक और सीख जो ये मिली कि अ, ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया को एक दिन में बदल सकते हैं, आपको धीरे-धीरे ट्राई करना है। और मेरा अंत में मैसेज सबको यही रहेगा कि देखिए, कभी भी ये ईज़ी है कहना कि छोटा मत सोचिए, ड्रीम बिग एंड ऑल दैट स्टफ, बट आई एम सेइंग क्रिएट इनफ opportunities in your life that you can take more risks, minimize the liabilities in your life, and then it's all what you can do. And finally देखिए, बहुत सारे लोग थोड़े से cynical हो जाते हैं बिकॉज challenges आते हैं लाइफ में। तो मेरा सबको यही रहता है कि देखिए, थोड़ा सा आप अपने अच्छी चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए, एंड द लाइफ दैट यू बिल्ड इज what you think can be perfect. हम लोग जो भारत से जाते हैं, हम लोग का एक वे ऑफ अप्रोचिंग थिंग्स है, एक तरीका है प्रॉब्लम्स को देखने का, पढ़ाई करने का, सॉल्यूशंस को बनाने का, क्योंकि वहाँ ग्रुप स्टडी बहुत होती है। तो कहीं न कहीं जो थोड़ा बहुत दिक्कत आता है वो ये होता है कि जब आप एक ऐसे ग्रुप में हैं जहाँ सबका अलग-अलग बैकग्राउंड है, कुछ बाहर के लोग हैं, कुछ दूसरे कंट्रीज़ के लोग हैं, कुछ वहीं के लोकल्स हैं, तो उनके साथ एक सेंस ऑफ बॉन्ड बनाना और प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाना, वो इतना आसान नहीं था। मुझे आज भी याद है, मुझे वहाँ की यूएस की एक लड़की ने बोला था कि जस्ट बिकॉज़ तुम्हें मैथ्स बेटर आता है, इसका मतलब ये नहीं है तुम अपना ज़्यादा करोगे, राइट? यू हैव टू स्टे इन द स्पिरिट ऑफ द ग्रुप। और कुछ हद तक वो सही भी था। आई थिंक हम लोग का स्ट्रेंथ अलग है, वीकनेस अलग है, उन लोग का स्ट्रेंथ अलग है, वीकनेस अलग है। तो आई थिंक ओवरऑल जितना एब्जॉर्ब कर सकें, और जितना कोशिश करें कि उस दौरान सीख सकें। मास्टर्स को सिर्फ नौकरी पाने का एक ज़रिया नहीं, बल्कि कुछ नया सीखने का ज़रिया बनाए, तो वो मेरे हिसाब से एक बेटर अप्रोच रहेगा। आज की डेट में मैंने ऐसी भी रातें गुजारी हैं यूएस में,
जब मुझे पता नहीं था कि मेरे को अगले दिन किधर सोना है, क्योंकि हॉस्टल का टाइम ख़त्म हो गया था, अगली नौकरी अभी फाइनल हुई नहीं थी, तो आपको तय करना था कि अगला क्या आप वहीं रहोगे, वापस इंडिया आओगे। वो भी ऐसे मोमेंट्स भी आए और ऐसे मोमेंट्स भी आए कि आजकल मैं अ, वन ऑफ द बेस्ट होटल्स में रहता हूँ। मुझे लगता है दोनों बराबर है। मुझे लगता है दोनों की अपनी ज़रूरत है लाइफ में। दोनों से सीखना चाहिए। और ओवरऑल आप जितना चाहें लाइफ में मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स को अपने पास रख लें। एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने अंदर खुशी को ढूंढना है। वो आपको स्ट्रीट फूड खाकर भी मिल सकती है, तो 5 स्टार की का अच्छा खाना खाकर भी मिल सकती है। तो मेरा सबको यही मैसेज रहेगा कि डाइवर्सिटी की तरफ आगे जाएं, एक्सपीरियंसेस की, the projects you take, the kind of courses you take, the kind of people you meet, जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा सीखेंगे, उतना ज़्यादा लाइफ में ह्यूमिलिटी का वैल्यू पता चलेगा। मैं जब अंडरग्रेड में था ना, तो हम लोग का कॉलेज के प्रेसिडेंट मुकेश अंबानी थे, तो धीरूभाई अंबानी का एक लाइन लिखा रहता था वहाँ पे कि आइडियाज आर नो वंस मोनोपोली, यू जस्ट, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, यू जस्ट गो एंड चेज देम। और उन्होंने जो किया, मैं तो सोच की बात है कि एक छोटे से गांव से कैसा पहुंच गया इंसान। मुझे लगता है कि हर इंसान को बड़ा सोचना चाहिए। एक इंग्लिश में कहावत है दैट यू शुड ऑलवेज शूट फॉर द मून, बिकॉज इवन इफ यू मिस यू विल लैंड अमंग स्टार्स। तो देखिए, बड़ा सोचेंगे नहीं तो उसके आसपास भी पहुंच नहीं पाएंगे। तो मेरा सबको यही एडवाइस रहता है कि जितना बड़ा सोचिए उसकी तरफ मेहनत करिए, और लाइफ में जहाँ पहुंचेंगे उसमें खुशी ढूंढिए।